कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं जिनका असर हम पर बहुत बुरी तरह होता है। ऐसा ही कुछ हुआ उन 5 दोस्तों के साथ। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिजली भी गुल थे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गगन, जो कि गहरी नींद में सोया था, अचानक उठकर बैठ गया। तब उसने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अब दरवाजे की दस्तक और आवाज़ दोनों ही बहुत तेज होने लगे थे। गगन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने अपना साहस बांधा और अपने बिस्तर से उतरकर दरवाजे की ओर मुड़ गया। वो जैसे ही दरवाजे को खोलने लगा, अचानक दस्तक होना बंद हो गई। उसने फिर भी दरवाज़ा खोला, पर घने अंधेरे के सिवा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लगातार बारिश हो रहे थे तो गगन को लगा कि शायद कोई मुसाफिर होगा। रात को ठहरने के लिए ठिकाना चाहिए होगा। मेरे देर से दरवाज़ा खोलने के चलते वो चला गया होगा। फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर जाकर सोने लग गया। अगली सुबह वो अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उठा। वो चाय का कप लेकर उसके पास खड़े थे। उठ गगन, समय देखा है तुमने? ऑफिस नहीं जाना क्या? कब से उठा रही हूँ, उठ अब और चाय पी, नहा धो ले। गगन उठा तो समय देखकर हैरान था। सुबह के 9 बज रहे थे। वो आज काफ़ी देर तक सोया रहा। आज तक इससे पहले वो इतनी देरी तक कभी नहीं सोया था, लेकिन आज अचानक कैसे? ये सब वो सोच ही रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल उसके ऑफिस से आ रहा था। वो बात करके कुछ डरा और फिर कुछ दुखी सा हो गया। उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचने के लिए कहा गया। वो नहा धोकर निकलने लग गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा नाश्ता तो करता जा। गगन थोड़ा डरा हुआ और जल्दी में था। उसने कहा, माँ ऑफिस में कुछ खा लूँगा। उसकी माँ भी हैरान थे, क्योंकि गगन कभी भी नाश्ता किए बिना घर से नहीं निकलता था। ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। खैर, गगन ने अपनी कार स्टार्ट की और ऑफिस की ओर चल दिया। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसका दोस्त रेहान मिला। वो बहुत ही दुखी और उदास दिख रहा था। गगन ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन पूछ नहीं पाया। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही उसे सुनने के लिए मिला कि मदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हैरान हो गया। ऑफिस में तो जैसे मातम सा छा गया। रेहान, ये सब कैसे हुआ? गगन ने पूछा। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। मदन तो ठीक था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी और ना ही कुछ और। तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो रेहान के पीछे से आते हुए कौशल ने कहा, मैंने सुना है कि ये सब एक चुड़ैल का किया धरा है। तभी रेहान और गगन उसकी बातों पर हंसने लगे और बोलने लगे, ये चुड़ैल भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन कौशल उनको समझाने लगा कि ये सब उसी का करा धरा है, लेकिन रेहान और गगन उसकी बातों को मान ही नहीं रहे थे। तभी गगन ने पूछा, सयन कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तभी उसकी बात को बीच में काट कर ही कौशल बोला, 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। तो इस पर रेहान बोला, मैंने उसे फ़ोन लगाकर मदन के बारे में बताना चाहा, लेकिन उसका फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। मदन उन लोगों का कितना अच्छा दोस्त था, सभी लोग यही सोच रहे थे। रेहान, कौशल, मदन, सयन और गगन 5 एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मदन नहीं रहा,
ये सब सुनकर उनके पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही खिसक गई। पांचों में कितना प्रेम था, इसलिए कॉलेज के बाद पांचों ने एक ही कंपनी में नौकरी की, लेकिन आज वो 4 ही रह गए थे। तीनों इस बात से दुखी थे, पर और किया भी क्या जा सकता था। क्या सच में ये सब चुड़ैल का किया धरा था? गगन, उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ दिनों के बाद सयन की लाश एक होटल से बरामद हुई। अब बस वो तीनों ही बचे थे। तीनों ही बहुत दुखी थे। उन पांचों में से अब सिर्फ 3 जिंदा थे। तीनों ने मिलकर सयन की चिता जलाई, क्योंकि सयन के आगे पीछे कोई नहीं था। उस वक्त तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। कॉलेज में ही वो अपने चारों दोस्तों से मिला था। बचपन में ही भगवान ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा। खुद के खर्च के लिए रोज सुबह लोगों के घर अखबार डालने जाया करता। हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होता। फिर उसे बहुत मशक्क़त के बाद इस कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर वहीं से उन पांचों की दोस्ती शुरू हुई, लेकिन उन पांचों में बस अब 3 ही बचे थे। गगन उन पांचों में सबसे होशियार था और हिम्मती भी था। उसने ठान लिया कि उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ, इस बात का पता वो लगा कर ही रहेगा। उसे अब चिंता हो रहे थे। वो इस बात की तह तक कैसे जाए, वो बस यही सोच रहा था। वो तीनों शमशान से वापस आकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। गगन ने कौशल और रेहान को चौकन्ना रहने की हिदायत दी और घर आ गया। घर आते ही वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लग गया। माँ ने उसको सहलाया और चुप कराने की कोशिश करी, मगर गगन जैसे टूट सा गया था। उधर कौशल और रेहान का भी यही हाल था। दोनों के परिवार वाले उन दोनों का साहस बढ़ा रहे थे। शाम से रात हुई थी। रेहान सोया था। अचानक वो उठकर बैठ गया। पसीने से थर थर कांप रहा था। इतना भयानक सपना उसने आज तक नहीं देखा था। उसने देखा कि कौशल जंगलों में पागलों की तरह दौड़ रहा है और बचाओ बचाओ चिल्लाए जा रहा है, और एक भयानक चुड़ैल उसके पीछे थी। खुले बाल, लंबे नाखून, कपड़े खून से सने हुए, और वो जोर जोर से हंसे जा रहे थे और ये कहे जा रहे थे कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। बार बार बस यही चिल्लाए जा रहे थे। उसने कौशल को उठाया और उसे गले से पकड़ लिया। उसके नाखून कौशल के गले में धंस गए। खून के फव्वारे बह निकले। कौशल के प्राण उसकी आंखों में अटक गए और उसने कौशल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। बहुत ही भयानक नज़ारा था वो। यही सब देखकर रेहान की नींद खुल गई। उसने वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो इस सपने को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने झट से कौशल को फ़ोन किया तो फ़ोन लगातार बंद आ रहा था। उसने गगन को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसने कितनी बार ही फ़ोन किया, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। तो उसने सोचा क्यों ना एक बार कौशल के घर हो आए। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और चल पड़ा। अभी वो घर के दरवाजे पर ही था कि तभी उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, रेहान बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? वो पलटा और अपनी माँ के पास आया। वो अब भी थर थर काँप रहा था। उसे देख उसकी माँ उसके पास आई, उसे बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। रेहान ने पानी पिया। तब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि उसे जाना ही होगा। जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकला
और कार लेकर कौशल के घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो रास्ते में ही था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो कार में अकेला नहीं है, बल्कि कार के पीछे वाली सीट पर भी कोई बैठा हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर से अकेला ही निकला था। मगर उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर भी देखा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से पीछे से एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला हाथ रेहान के गले तक पहुँचा। उस हाथ की बड़ी बड़ी नाखूनें रेहान को कुछ याद दिला रहे थे। वो नाखूनें ठीक वैसी ही थी जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। तभी वो सभी नाखूनें एकदम से रेहान के गले में धंस गए और रेहान के गले से खून के फव्वारे बह निकले और फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह गगन को खबर मिली कि रेहान एक्सीडेंट में मारा गया। अब तो गगन और कौशल को पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला ज़रूर है, मगर क्या, ये तो बस एक ही इंसान बता सकता था, वही जिसने इससे पहले भी कई लोगों की मदद की थी, और वो थे बाबा हरिनाथ। जिसके बाद गगन और कौशल दोनों बाबा के पास पहुँचे, बाबा को पूरी बात बताई। जिसके बाद बाबा ने अपनी आंखें मूंदी और फिर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। पूरा जाप करने के बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और फिर बोलना शुरू किया। आज से करीब 3 हफ्ते पहले तुम 5 दोस्त कहीं घूमने गए थे। इस पर कौशल ने अपना सिर हाँ में हिलाया। जिसके बाद बाबा ने बोलना जारी रखा। वहाँ पर घूमते घूमते जंगल में तुम 5 दोस्तों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ पर एक कलश रखा हुआ था। तुम 5 ने पहले तो उस पर पेशाब किया और फिर उसे पत्थर से मारकर फोड़ दिया। क्या ऐसा कुछ किया था तुम लोगों ने? गगन और कौशल ने अपना सिर नीचे किया और फिर सिर हाँ में हिलाया। जिसके बाद बाबा ने कहा, बस यही गलती तुम लोगों को भारी पड़ गई, क्योंकि उस कलश में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कैद थी, जिसको तुम लोगों ने ना सिर्फ गुस्सा किया बल्कि तुम लोगों ने उसे आज़ाद भी कर दिया। वो इतनी भयानक है कि तुम 5 को मार कर ही दम लेगी। जिसके बाद कौशल और गगन ने कहा, तो फिर बाबा हमें क्या करना चाहिए? जिस पर बाबा ने अपनी पोटली में से उन लोगों को 2 ताबीज़ें निकाल कर दी और फिर कहा, इसे अपने पास ही रखना, कभी भी अलग मत करना। हो सके तो हाथ पर या फिर गले पर पहन लो। अगर ये तुम्हारे पास रही तो फिर वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उन लोगों ने वो ताबीज़ ली और फिर वहाँ से अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से उन दोनों दोस्तों को फिर कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन एक गलती के चलते उनके 3 दोस्त मारे गए। इस बात का पछतावा उन्हें आज तक है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान के पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था।
उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था, वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं, इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है, वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी, वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी। अब सोनू बहुत ज़्यादा डरने लगा था। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई। प्लीज़ प्लीज़ रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहाँ पर रुका और उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी,
मुझे मारा गया था, बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज़ कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मेरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।